तरफ से पूरी कोशिश इस ट्वीट में ये कहा गया है कांग्रेस के द्वारा, आई एम इनविंसिबल, आई एम सो कॉन्फिडेंट, यस आई एम अनस्टॉपेबल टुडे, और तस्वीर राहुल गांधी की लगी हुई है। अब आप जरा सोचिए, इसको देखकर तो मुझे बस वो एक फिल्म का गाना याद आ रहा है, आजकल पांव जमीन पर पड़ते नहीं मेरे। मतलब अभी ये बात सामने आई भी नहीं है कि कितनी बड़ी जीत है और क्या है। एक राज्य में चुनाव की ये बात हो रही है और उसके बाद अगर इस तरह का ट्वीट सामने आता है तो ये आजकल आगे बढ़कर ढिढोरा पीटने की प्रवृत्ति जो पार्टियों में है वो बड़ी जबरदस्त है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये लगभग सभी पार्टियों में है। लेकिन आज के दिन एक समझदार पार्टी की तरफ से अभी घोषणा तक नहीं होती है और इस तरह का ट्वीट आप रख देते हैं। मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, मैं विश्वास से भरपूर हूं, आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी, बताइए जरा इसका क्या मतलब निकल कर आता है। खैर चलिए आगे चर्चा करते हैं। डॉक्टर हामिद बने हुए हमारे साथ, मैं आपको डेटा सेंटर पे लेकर के चलूंगी, लेकिन डॉक्टर हामिद, जिस ट्वीट का जिक्र इस वक्त मेरे सहयोगी अजय कुमार कर रहे थे, देखिए कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है अजय सर, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल गांधी निकले थे, ये तमाम राज्यों के लिए भी मुझे लगता है ये पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने सोची होगी। हालांकि परंपरा फॉलो हुई है कर्नाटक में, पता नहीं बहुत ज्यादा काम क्या किया है। हामिद जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका इस ट्वीट पे। जी, पहली बात आपको मैं देखूं, ये टुडे जो वर्ड लिखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा गया आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। टुडे ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी तो हार जीत है, डेमोक्रेसी। नहीं हुसैन साहब, देखिए, I must compliment, I do agree, I share the sentiments, but thank you so much. but fact is, ये बताइए कि पहले ही अभी जीत होने से पहले I am unstoppable today, ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है? आज की बात जी हुसैन साहब प्लीज। यस प्लीज कैरी ऑन सर। चाहता हूँ अभी इस बात को सुनिए, जो बात कह रहे थे जी, मुझे थोड़ा दुख हो रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए इसलिए दुख हो रहा है कि मुझे अभी जैसे बताया उन्होंने कि डुगडुगी का सिचुएशन है वहां पे और वहां जोश नहीं है, निराशा है बीजेपी के लिए। मैं उनको सांत्वना देना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी अपने आप को सुधारें, जैसे 40% करप्शन से दूर रहे, जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इतना कमाया है कांग्रेस ने और इतना सारा पब्लिक सेक्टर बनाया है हम लोगों ने, उसको बेचते चले जा रहे हैं। और मोदी जी का आडवाणी जी का रिलेशन है, ये सबको तब्दील करने की जरूरत है। ठीक है। एक सवाल हुसैन साहब, अभी इस खुशी के माहौल में कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में कहते हैं एक आमतौर पे प्रक्रिया होती है जिसमें कंटाहा ब्राह्मण एक होता है और वो जो है वो हमेशा अच्छे शुभ समय में भी ना कुछ उल्टा सीधा सवाल पूछता है। मान लीजिए कि आज वैसा मैं हूँ, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी डिलीट कर देंगे क्या हो गया, बड़ी बात क्या? नहीं, अगर जीत मिल ही जाएगी जैसा कि दिख रहा है, और हो सकता है कि आप इसकी खुशी भी मनाएंगे, लेकिन आपके पास 2 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, डीके साहब भी हैं, सिद्धा जी भी हैं, और फिर सिर फुटौल होगी। हमने कांग्रेस पार्टी को ऐसा करते हुए बहुत देखा है। पंजाब में किस तरीके से सिर फुटौल कर अपनी सरकार गिराई, कांग्रेस से ज्यादा इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण नहीं है और इसका कोई सानी नहीं है। लगभग यही स्थिति 2018 में भी हुई थी। तो इस बार क्या होगा? एक तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने ये मुद्दा उठाया, इसको बहुत सीरियस पे सोचने की जरूरत है। जरा हुसैन साहब से जवाब सुन लेते हैं क्योंकि ऑफिशियल जवाब तो मुझे देना है ना, आज तो हमारा डे है कम से कम। जी प्लीज। नहीं बिल्कुल जवाब दीजिए सर। देखिए, ये हमारा जैसा हरण पांडे जैसे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मोदी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और हरण पांडे की हत्या हो, ये कल्चर तो कम से कम हमारे पास नहीं है। हम लोग डेमोक्रेटिकली डिसाइड करेंगे, पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी, लेजिस्लेचर डिसाइड करते हैं। जो लेजिस्लेचर्स हैं जिनको मेजोरिटी फेवर करेगा वही बनता है, यही हमारा कस्टम है। हाईकमांड के ऊपर अगर छोड़ा जाता है, अल्टीमेटली वही डिसाइड होता है। और मुझे लगता है कोहेसिवनेस की जरूरत है, आज कांग्रेस को उभारने की जरूरत है, क्योंकि नहीं, कर्नाटक का जो इलेक्शन है, अब देखिए कर्नाटक साउथ इंडिया का सेंट्रल पॉइंट है। चारों तरफ महाराष्ट्र इधर है, उधर आंध्र प्रदेश है, उधर तमिलनाडु है, केरला, सब बीच में घिरा हुआ है। इसका इम्पैक्ट पूरे आपको साउथ इंडिया में पड़ेगा। या मैं तो इसको कहूंगा कि ये क्वार्टर फाइनल, इसके बाद भी कुछ असेंबली इलेक्शन है वो सेमीफाइनल होगा और फाइनल होगा। ये सिचुएशन है। जो कर्नाटक का इलेक्शन आप देखिए 2024 में ये आपका नैरेटिव क्रिएट करेगा। तो क्या हुसैन साहब आप ये मान रहे हैं कि आज जो चुनाव कर्नाटक के हैं ये दरअसल शुरुआत है 1980 के ट्रेंड की, जब इंदिरा गांधी ने अपनी वापसी 1980 में दक्षिण भारत से की थी? क्या आप इसको उस पैरेलल पर ले जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, आपकी जो बात का बिल्कुल मैं सहमत हूं और उस पर जोड़ना मैं चाहूंगा। देखिए आपका, देखिए ये नैरेटिव कहां से शुरू हुआ,
जब आपका राहुल गांधी मैसूर इलाका से पदयात्रा शुरू किया, जिस तरह से लोग भीड़ उमड़ी, उसी से मुझे पता चल गया। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, किताबें भी लिखता हूँ मैं, और मैं लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा हूँ उड़ीसा से। मुझे मेरे एनालिसिस से पता चलता है कि क्लियर कट आपको मेजोरिटी मिलने जा रही है। मैंने एक वरिष्ठ नेता से बात की, मैंने कहा कि जेडीएस के साथ कुछ समझौता क्यों नहीं किया। नासिर हुसैन साहब से मेरे दोस्त हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है, हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलने जा रहा है। और मेरा तो अभी आंकड़ा कहना यह है, देखिएगा अभी रुझान जैसे जैसे आपका आगे आएगा, सूरज जैसे जैसे चढ़ता जाएगा, कांग्रेस का पारा भी चढ़ता जाएगा, और कांग्रेस जो है ना, अब मैं समझता हूँ 140 सीटों से ऊपर जाएगा। और ये आपको कह जाएगी उनकी ये चुप्पी, क्योंकि अभी कुछ भी कहना उनके द्वारा अपने आप में बहुत सारे मतलब लेकर आएगा। और जैसा कि अभी हुसैन साहब बता रहे थे, पार्टी का हाईकमान तय करेगा कि किसके नेतृत्व में वहां सरकार बनेगी, अगर स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिल जाता है तो। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि मतगणना की इस प्रक्रिया में जो अभी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने इस बार बाजी मारने में काफ़ी बड़ी मेहनत की और उसको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और इस आधार पर कि भारतीय जनता पार्टी से अगर मामला चूका तो कहाँ चूका, और किस तरह से एक टीम प्लेयर के तौर पर शायद भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना प्रदर्शन कर्नाटक में नहीं कर पाई, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जी, लेकिन जैसे जिस तरीके से आंकड़े देख रहे हैं हम, रुझान देख रहे हैं, जेडीएस के खाते में अगर 25 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 84 और कांग्रेस फिलहाल 113, यानी ये मैंडेट के करीब। लेकिन बीजेपी जोड़ तोड़ वाली जो राजनीति है, क्या वो इसमें आपको समझ आ रहा है जेडीएस को देखकर? और अगर यही आंकड़े होते हैं तो शिखा, एग्जिट पोल वाले दिन जब हम चर्चा कर रहे थे, याद कीजिए उस दिन मेरा यही मानना था, मैं ये व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि अगर 80-85 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी रहती है और 20 से 30 सीट के बीच में जेडीएस है, तो फिर कांग्रेस के लिए अपने दम पर सरकार बनाने के अलावा, यानी कि 120 से कम पर अगर कांग्रेस रहेगी तो सरकार बना पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि रणनीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कई मामलों में कांग्रेस के ऊपर हावी हो जाती है। और ये हम उसके तमाम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक के पहले उसकी बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, गोवा की बात करें, ऐसे कई राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शित किया है कि जहां रणनीति और कूटनीति की आवश्यकता होती है, वहां वो कांग्रेस को हरा देती है। तो ये स्थिति बन सकती है। सो यही उम्मीद आज भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में होगी, किसी तरीके से 120 के नीचे या स्लिम मेजॉरिटी पर कांग्रेस आ जाए और फिर खेल शुरू हो सकता है। बिल्कुल, संजय मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा रिपोर्ट इस वक्त हमारे पास तैयार है। अक्षय ने कांग्रेस दफ्तर से एक रिपोर्ट भेजी है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। कांग्रेस दफ्तर में तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ एक बजरंगबली पहुंचे हैं, दूसरी तरफ शंखनाद। क्या शंखनाद? शंखनाद ये है कि हमारे बजरंगबली हमेशा निसहायों का साथ देते हैं, जो कि 40% बीजेपी ने कर्नाटक में करप्शन किया था, जिसको बजरंगबली कहते हैं। जय बजरंगबली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। तो सच्चाई यही है, भ्रष्टाचार को हमने तोड़ा है। आने वाला 2024 का यह विजय शंखनाद है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, यही सच्चाई। तो देखिए, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। क्लियर मैंडेट किस पार्टी को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको सीधा डेटा सेंटर